अरे ट्यूशन क्यों लगाना, पहले उसको समझो तो कि उसको मैथ्स क्यों नहीं अच्छी लग रही है या इंग्लिश क्यों नहीं अच्छी लग रही है। तो बचपन से अगर मैं यही चीज़ पढ़ रहा होता तो शायद मैं और बेटर कर रहा होता। जेनजीज जो है ना सर बहुत बोल्ड है, राइट। किसी भी आउटडेटेड नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर स्टेप लेने में दे आर वेरी अपफ्रंट। फिर मदर ने क्या किया, फोन निकाले एंड देन शी गिव द फीड। बच्चे ने 10 मिनट में फीड खत्म किया और वो सो गया। हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं, मतलब बहुत सारे नहीं बनाए हैं लेकिन थोड़े बहुत जो भी बनाए हैं उसमें मैं डिफरेंट गेस्ट को लेके आता हूँ और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। कभी फीमेल हेल्थ, कभी एक्सरसाइज, कभी कैंसर से रिलेटेड। तो मैंने ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे बनाए हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट है शी इज़ वर्षा पांडे एंड इन्होंने एक स्कूल ऐसा सेटअप किया है जो कि मुझे सुन के बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि वो बच्चों को डिफरेंट स्किल्स सिखाती हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली, फोकस बढ़ाने वाली, कॉग्निटिव जो इन्हांसमेंट है, स्किल्स वो सब इन्हांस करने वाली, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उनकी एकेडमी का नाम है SIP एकेडमी और SIP एकेडमी कैसे काम करती है उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन इनके मुँह से सुनना चाहूँगा। हेलो, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मेरा नाम वर्षा है और मैं पिछले 15 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ मैं 6 साल से ऑलमोस्ट 12 साल तक के बच्चों पर उनकी लाइफ स्किल्स पर कैसे हम उनको उनके काम कर सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। सो बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है SIP, सो लोगों के लिए SIP का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बट मेरे लिए SIP का मतलब है कि वी आर इनटू प्रोसेस ऑफ मेकिंग ईच एंड एवरी चाइल्ड सोशिएबल, इंटेलेक्चुअल एंड प्रोग्रेसिव। ओके, दैट्स ग्रेट। उससे पहले मैम आगे बढ़े, मैं बता दूं कि ये हमारा जो जिम है जीरो डोप द जिम इंदिरापुरम में लोकेटेड है और नीति खंड 2 में, और हमारे जिम के जस्ट ऊपर इनका नेक्स्ट ब्रांच खुल रहा है। तो किसी को भी कनेक्ट करना हो तो मुझसे या इनसे कनेक्ट कर सकते हो। सो मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी सर। सो बेसिकली अभी क्या है कि पिछले 15 सालों में मैंने देखा कि जो पेरेंटिंग है एक बच्चे की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, कि बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग देने के लिए पेरेंटिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो मैंने 15 सालों में कहीं ना कहीं डिग्रेड होते हुए देखा, बच्चों की परफॉर्मेंस में डिग्रेड होते हुए बच्चों को देख रही हूँ। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसा प्रोग्राम बच्चों के लिए डिज़ाइन कर रही है जो कि बच्चों की सिर्फ लाइफ स्किल्स पर ही नहीं, उनकी लर्निंग स्किल्स पर भी हम काम करेंगे। और उनका स्क्रीन टाइम कम करेंगे एंड बच्चों की एक्टिविटी मॉडर्नाइजेशन एग्जैक्टली जो आज के समय में आप देखोगे कि बच्चे करते तो बहुत कुछ है बट उनका कोई विजन नहीं है, राइट। उनका कोई रूटीन नहीं है, उनका कोई डिसिप्लिन नहीं है, दे आर जस्ट डूइंग इट। बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड है। सो हम उन सब चीज़ों को उन पर काम कर रहे हैं। सो हमारा प्रोग्राम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आ रहा है कि कैसे हम बच्चों की लाइफ को और बच्चों को डिसिप्लिन कर सकें। मैंने कुछ वीडियोस अभी पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले देखे थे जो मैम ने दिखाया। उसमें बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे थे, अपनी मेमोरी पावर का जो स्ट्रेंथ है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे और मुझे वो सच में बहुत अट्रैक्टिव लगा। मैंने इनसे पूछा कि क्या एक बड़ा आदमी सीख सकता है वो चीज़, तो इन्होंने बोला कि दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आपको पिछली चीज़ें इरेज करके फिर से अनलर्न करके रीलर्न करना होगा। तो एक सर्टेन एज के बाद शायद वो डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मतलब मैं अपना पहला क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ मैम से। आप 15 ईयर से काम कर रही हो पेरेंटिंग इंडस्ट्री में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 15 साल पहले जो आप पेरेंटिंग स्टाइल देख रही थी तब से अभी तक में, मतलब जो अभी करंट स्टाइल है 2024-25 का, तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस यू सी? सो इफ़ यू सी, जो मेजर डिफरेंस आया है पेरेंटिंग में, आज से 15 साल पुराना पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत अथॉरिटेटिव था। ठीक है, अथॉरिटेटिव का मतलब हो गया एक सेट रूटीन, एक सेट बाउंड्रीज के अंदर फ्रीडम देना, राइट। उनका एक उनके पूरे दिन को एक चैनलाइज करना, करेक्ट। तो वो सारे एक ट्रेडिशन, एक वैल्यू देना जिसको हम संस्कार बोलते हैं, करेक्ट। अभी क्या है कि जो अभी के पेरेंट हैं, जो लेटेस्ट मॉडर्न पेरेंट, इफ आई टॉक अबाउट 2024, 2025 और लेट्स से 5 years बैक चलते हैं,
कि बहुत ही परमिसिव पेरेंट। परमिसिव पेरेंट का मतलब हो जाता है कि ये अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, या रखते भी हैं तो बहुत कम रखते हैं। जैसे हमें इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं, दे गिव मोर फ्रीडम, राइट। उनके आई वुड से इमोशनल इंटेलिजेंस पर ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं कि वो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, उनको फ्रीडम और लिबर्टी के बीच में जो डिफरेंस है वो नहीं पता चलता। सो ग्रेजुअली आप देखोगे कि पेरेंटिंग डिग्रेड होती चली जा रही है, हम बच्चों को ना बोलना नहीं जानते, राइट। हमारे पेरेंट, अगर मैं बात करूं, वो हमसे एक एक्सपेक्टेशंस रखते थे और उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में हमें हेल्प करते थे, इनकरेज करते थे। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल के जैसे होते थे, वो एक एग्जाम्पल के साथ लीड करते थे। अभी क्या है, देयर इज नथिंग, वी वांट आवर चाइल्ड टू डू समथिंग, बट उसके पीछे कोई रोड मैप नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कि वो बहुत ज्यादा रोड मैप बनाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये बनो, तुम वो बनो, डिफरेंट चीजें ट्राई करके एक बार देखो। हाँ। तो आप इस चीज को कैसे देखती हो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से अ चाइल्ड वांट्स टू बिकम डॉक्टर, करेक्ट, सो एनी हाउ द चाइल्ड नीड टू टेक बायोसाइंस आफ्टर 10th और 11th। लेकिन ये जो चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो एक छोटे एज में कैसे डेवलप हो पाएगी कि डॉक्टर क्या। इसी चीज पर मैं बात करना चाहूंगी। आज के समय में अगर मैं आपको बात करूं तो डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल करेक्ट। जैसे मैं एज अ कोच काम करता हूँ सर, मैं भी, अगर मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं बिलीव मी, मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहती थी। I always wanted to have my future, my career in something very challenging, so इसलिए मैंने जर्नलिज्म किया। बट आज at the end I came to this profession just because of my some family background, मेरी कुछ responsibilities की वजह से मैं इस प्रोफेशन में। बिल्कुल, जैसे कि आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बताया कि आपने पेरेंटिंग बेटर करने के लिए अपना वो जर्नलिज्म का पार्ट हुआ। मैं न्यूज़ चैनल्स के साथ काम करती रही, बट देन फॉर्चुनेटली मैं माँ बनी, राइट, एंड आई वांटेड टू एंजॉय माय मदरहुड। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे की कोई भी एक चीज़ जो फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ है वो मैं मिस करूँ। सो आई टुक अ कॉल की दैट आई शुड सिट एट होम एंड आई शुड एंजॉय माय मदरहुड। सो वहाँ से 2 साल के बाद मुझे लगा नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट ऑन पेरेंटिंग, व्हाई नॉट ऑन चाइल्ड एजुकेशन, क्योंकि ये एक ऐसा काम था जो मैं कर भी रही थी। सो अभी क्या है कि अगर हम अपने बच्चों को दोनों चीज़ों के बैलेंस्ड को ब्लेंड करके अगर हम अपब्रिंगिंग देंगे, बैलेंस्ड ब्लेंड का मतलब हो गया कि हम पिछली जो हमारी अपब्रिंगिंग है और जो मॉडर्न चीज़ों को अगर हम मिक्स करके लेके चलें, तो बच्चों के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट। हम उनको ये सिखाना पड़ेगा कि आपके पास में इन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जो कुछ भी करें आप उसमें अपना बेस्ट करें। इफ़ यू वांट टू बिकम ए हेल्थ फिटनेस कोच, तो आप अपनी प्रोफेशन में बेस्ट होने चाहिए। ये पर्सपेक्टिव के साथ बच्चे को अपब्रिंगिंग देंगे ना कि तुम एक सैलून में आप हेयर ड्रेसर बनो, बट लोगों की लाइन लगनी चाहिए कि आई वांट दिस हेयर ड्रेसर टू कट माई हेयर। सो बच्चों को मेडियोकर नहीं रहना है। एग्जैक्टली, आप अब जिस भी प्रोफेशन में जाएं आप उसमें बेस्ट करें। आप शेफ बनिए, आप हेयर ड्रेसर बनिए, आप ब्यूटिशियन बनिए, आप बुटीक खोलिए, आप कुछ भी करिए, लेकिन आपका बेस्ट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? जब आप उसकी चीज़ों को एज अ पेरेंट समझोगे कि उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। देन यू नीड टू गिव अ चाइल्ड दैट गाइडेंस। हर चीज़, बच्चा तो एक रॉ है, वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। अब उसको एक्सप्लोर करने के बाद में आप उसको अगर एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो कि वो एक्सप्लोर करके आया है, देन सिट एंड डिस्कस विद योर चाइल्ड ना। बिल्कुल। हम क्या बोलते हैं, अच्छा तुम्हें हेयर ड्रेसर बनना है, तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना, मैं तुम्हारे को इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। डोंट डू दैट। बिल्कुल। अच्छा, ये जो डिफरेंस की मैंने बात करी थी, तो डिफरेंसेस क्या आप स्टेट कर सकती हैं कि पहले में 15 साल पहले और अभी में क्या डिफरेंस देखा आपने? 15 ईयर्स पहले अगर मैंने बोला कि पेरेंट अथॉरिटेटिव था, मीन्स वो हमें फ्रीडम तो देता था बट एक बाउंड्रीज के साथ। बिल्कुल। दे यूज्ड टू से अस नो फॉर लॉट मेनी थिंग्स। व्हाई? कि आपको उन सब चीज़ों को अर्न करना सीखना है। अभी क्या है, वो नो नहीं है। आज के टाइम पे नो खत्म हो गया। इवन बच्चे शैतानी करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि उनको, इवन अगर हम अपना याद करें तो हमारे लिए मम्मी की आंख ही काफी होती है। बट अभी क्या है, तो आप इस चीज को कैसे लेती हो कि पहले वाली पेरेंटिंग बेटर थी कि आज की पेरेंटिंग बेटर है, जो पिटाई विटाई को लेकर के हर छोटे छोटे बात पे मार खा जाया करते थे? तो इस चीज को आप कैसे, मतलब आप सिखाती होगी, तो वहाँ पे आप क्या गाइड करती हो? अगर मैं पीटना चाहिए या नहीं चाहिए?
दोनों चीज़ों का एक ब्लेंड होना चाहिए। जो ओल्ड स्कूल मेथड और न्यू स्कूल मेथड को दोनों का एक ब्लेंड लेकर के हमें एज अ पेरेंट चलना चाहिए, जहाँ पर हमें ये माइंडसेट रखना चाहिए कि बच्चों को लिबर्टी और फ्रीडम के बीच में डिफरेंस सिखाएं, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनकंडीशनल प्यार दीजिए, लेकिन उस अनकंडीशनल प्यार के साथ में वो वार्मथ भी होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो रूटीन होना चाहिए। वो तो पिछले ही ओल्ड स्कूल मेथड को ही मैं प्रमोट करूंगी, स्टिक टू बेसिक्स, राइट? जितना बेसिक्स आपके स्कूल में भी शायद ऐसा होता होगा कि मेरे बच्चे को मारना मत या ऐसा कुछ। कोर्स ऐसा होता है सर। आप मुझे बताएं, आप एक कोच हैं, राइट? अगर मैं अपने बच्चे को आपके पास भेज रही हूँ और अगर मैंने आपको अथॉरिटी ही नहीं दी उसको किसी भी चीज़ को सिखाने की, तो आपको लगता है कि आप उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। हो जाएगा, जहाँ मैं हर दूसरे दिन खड़ी हो जाऊंगी। वहाँ पे आप कैसे फिर डील करती हो अगर आपको किसी डांट लगाने के ऊपर कोई पेरेंट्स आके बोलता है कि आप मेरे बच्चे को डांटा मत करो? मारने वाला तो कल्चर अबॉलिश ही हो चुका है। तो देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ हर पेरेंट को ये बोलती हूँ कि जब भी वो मेरे पास आते हैं ना, तो पहला स्टेटमेंट मेरा यही होता है, अथॉरिटी देना हो तो आप मेरे पास भेजना। क्यों? क्योंकि जब आप अपने बच्चे के वेल विशर बनेंगे तभी मैं आपके बच्चे की वेल विशर बन। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़, अगर आप मुझे अथॉरिटी ही नहीं दोगे बच्चे को किसी भी चीज़ को सिखाने की, तो मैं नहीं सिखा पाऊंगी। और हमेशा एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, पढ़ाई या कोई भी स्किल आप जब सीखते हो तो मार से नहीं सिखा सकते, तो प्यार से भी नहीं सिखा सकते। इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन सेट करना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन सेट करने के लिए कहीं ना कहीं तो मुझे प्यार और स्ट्रिक्टनेस के बीच में बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो वो बैलेंस एज अ पेरेंट आप मुझे अथॉरिटी दोगे तभी मैं कर पाऊंगी। जैसे बचपन में मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं था पर्सनली, मतलब ये मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक कह लो कि क्लास 2-3 के टाइम पे, 4 के टाइम पे मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, ठीक है? और ये शायद मुझे क्लास 8 तक भी पढ़ना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे 8 के बाद समझ में आया कि मुझे पढ़ना पड़ेगा और फिर मैं इंटरेस्ट से पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। करेक्ट। तो मतलब जो बचपन है उस टाइम पे किसी बच्चे को इंटरेस्ट जगाने के लिए पढ़ाई के अंदर, क्योंकि जब पढ़ेगा तभी तो वो बेटर कर पाएगा आगे चल के। और किसी भी चीज़ के लिए, दुनिया की कोई भी काम करे वो, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ऑब्वियसली। जैसे मैं एज अ कोच बहुत पढ़ता हूँ, अगर नहीं पढ़ूंगा तो मैं उस चीज़ में क्वालिटी अपनी ट्रेनिंग में नहीं डाल पाऊंगा। करेक्ट। तो हर चीज़ के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो बचपन से अगर मैं यही चीज़ पढ़ रहा होता तो शायद मैं और बेटर कर रहा होता, ठीक है? तो अभी आप इस चीज़ को कैसे सिखाती हो कि आप बचपन से बच्चे के अंदर कैसे वो इंटरेस्ट जगा पाती हो कि सर पढ़ाई पे ध्यान दो? कभी भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट कब आता है? जब किसी भी चीज़ के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट? नाउ इफ यू सी व्हेन अ चाइल्ड इज वेरी यंग, राइट, वो नॉट प्ले स्कूल से स्कूल में गया, राइट, तो एक सर्टेन चेंज आता है बच्चे के सिलेबस में, मैथ्स, साइंस। हाँ, ये right? वाला Correct? ऐसा होता है ना कि 1 2 3 होते ना, फिर ABCD एंटर कर जाता है, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था मेरे लिए। सो वहाँ पे क्या है कि बच्चे को समय दीजिए, इंटरेस्ट तभी आएगा जब अंडरस्टैंडिंग। नाउ इफ यू गो एंड आस्क सेकंड और थर्ड के बच्चों से ना कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ये पढ़ना तो ही है, दे विल से EVS। You know why EVS? Why not maths? Why not English? क्योंकि EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, उसको PBL बोलते हैं, करेक्ट? तो जहाँ कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग होगी तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में जब हम बोलते हैं ना कि मैथ्स नहीं अच्छी लग रही, ट्यूशन लगा दो। अरे ट्यूशन क्यों लगाना? पहले उसको समझो तो कि उसको मैथ्स क्यों नहीं अच्छी लग रही है, या इंग्लिश क्यों नहीं अच्छी लग रही है। तो वो बैरियर खत्म कर देंगे तो बच्चे का अपने आप इंटरेस्ट आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी तो इंटरेस्ट आएगा। सो अंडरस्टैंडिंग पर काम। और एक और चीज मैंने आपकी वीडियो देख के ये समझ पाया मैं कि द स्टाइल यू आर फॉलोइंग, कि आप ना, मतलब कोई भी देखेगा आपके स्टूडेंट्स को कैलकुलेशंस करते हुए तो वो मतलब शॉक्ड हो जाएगा कि ये कैसे कर सकता है कोई, ठीक है? तो उस टाइम पे अगर मैं उसको अप्रिशिएट करूं एंड दैट इज गोइंग टू गिव हिम और हर अ काइंड ऑफ किक, और वो एक अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो फिर अच्छा लगता है, फिर इंटरेस्ट जग जाता है। देखिए, तारीफ सबको अच्छी लगती है। हाँ, बिल्कुल। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको सक्सेस एंड अप्रिशिएशन से बहुत प्यार होता है। कभी भी आप किसी बच्चे के साथ कोई गेम खेलिए, लूडो खेलिए, कैरम खेलिए,
4 बार जब तक जीतता है ना वो खेलता है, जहाँ हारने लगता है तब मुझे नहीं खेलना। वाई? क्योंकि फेलियर उनको पसंद नहीं, वो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। सो कंफर्ट जोन से बच्चे को आप एकदम से नहीं निकाल सकते, वो ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा। तो ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। तो जिस दिन आपने उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल दिया तो दिन बच्चा तो फ्लाई करेगा, उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। समझ गया मैं इसका आंसर। बहुत मैंने जब आपसे क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे ही मैंने रिकॉल किया तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अभी एक जो जनरेशन जी है, जेन जी जिसको बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है, अभी ग्रोइंग जनरेशन है। करेक्ट। तो अभी जो मतलब आप जब देखोगे सोसाइटी में जो डिफरेंस इन द नेचर है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस हैं। मैं छोटी छोटी डिफरेंसेस देख पाता हूँ बहुत क्लोजली, क्योंकि मैं वैसे लोगों को ट्रेन भी करता हूँ। मतलब रिस्पेक्ट वाली चीज़ थोड़ी कम हो गई है बड़ों के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी के अचीवमेंट को अच्छा मानना ऐसा नहीं होता है। तो मैंने तो ये देखा। आप क्या क्या अच्छाइयाँ देखती हो जेनजी में और क्या क्या बुराइयाँ देखती हो? सो जेनजीज जो है ना सर बहुत बोल्ड है, राइट? किसी भी आउटडेटेड नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर स्टेप लेने में दे आर वेरी अपफ्रंट, राइट? उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, राइट? दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, बट उनके अंदर एग्रेशन बहुत है, कंपैरिजन बहुत है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, उनकी ड्रीम डिज़ायर तो बहुत है बट कोई सॉलिड विजन या फिर रोड मैप नहीं है उस चीज़ को पूरा अचीव करने का। प्लस इम्पेशेंस बहुत है, राइट? उनको हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, शॉर्टकट मेथड्स बहुत चाहिए उनको, एंड सक्सेस का शॉर्टकट मेथड। बेसिकली ओरिजिन क्या हो सकता है इसका? बेसिकली जो ओरिजिन है, जेनजी की स्टार्ट का जो टाइम है तब से आप इस फील्ड में हो, ठीक है, तब से आपने नोटिस किया होगा चेंजेस, तब भी शायद नोटिस किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया, राइट? सोशल मीडिया क्यों? क्योंकि आप देखो सर, जब बच्चा घर आता है तो आउट ऑफ 10 8 चिल्ड्रन दे कम एंड आस्क टीवी का रिमोट कहाँ है, एसी का रिमोट कहाँ है, मेरा टैब चार्ज है या नहीं है, मेरा लैपटॉप चार्ज है या नहीं, मेरा फोन का। इट मीन्स दे आर मोर अटैच्ड टू अ थिंग विच इज नॉन लिविंग थिंग। सो ये क्या है, वो उनको ग्रेजुअली इमोशनलेस बनाता चला जा रहा है। जैसे मैं बचपन के टाइम का अगर याद करूँ, हम घर जाते थे, मम्मी नहीं दिखती थी तो हम मम्मी को ढूंढते थे, हम अपने सिबलिंग्स को ढूंढते थे, भाई बहन को ढूंढते थे, कहाँ चले गए, छत पे। अभी क्या है कि बच्चे टीवी का रिमोट ढूंढते हैं, एसी का रिमोट ढूंढते हैं, फोन टैब ढूंढते हैं। तो इसका मतलब दे आर अटैच्ड टू समथिंग विच हैज देयर ओन स्पेस, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनको इम्पेशेंस बनाने का। प्लस इनको हर चीज़ का एक्सपोजर बहुत जल्दी मिल गया। आज के समय में दोज डेज आर गॉन कि जहाँ पर 13-14 साल के बच्चे को हम टीनेजर्स बोलते थे। नो, 6 से 7 साल का बच्चा भी आज के टाइम पे टीनेजर है, उसको भी वो बहुत सी साल में इनके गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और शायद उस टाइम पे हम लोग को कुछ ये सब चीजें समझ में ही नहीं आती थी। The parent, when I counsel parent, they come and they say कि मैम आई एम रियली सरप्राइज्ड कि अचानक से इसकी गर्लफ्रेंड बन गई है या इसका एक बॉयफ्रेंड बन गया है। एंड आई काउंसल देम कि इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, गो विद इट, राइट? यहाँ पर जो मॉडर्न टेक्निक है पेरेंटिंग की वो काम आएगी कि आप बच्चे के साथ बैठिए, बच्चे को हर चीज़ पर डिस्कस करिए, क्योंकि मूवी, ये जो छोटे छोटे वेब सीरीज, इन सब चीज़ों ने बच्चों को ऐसा एक्सपोजर दिया है, दे नो अबाउट एवरीथिंग, दे नो व्हाट गर्लफ्रेंड इज, व्हाट बॉयफ्रेंड इज, व्हाट इज दी, सब चीज़ों पर इनको बहुत वास्ट नॉलेज है। तो बेहतर होगा कि आप इनसे बैठ करके बात करिए। हमने थोड़ा सा नेगेटिव साइड को ज़्यादा प्रेजेंट किया, हम थोड़ा पॉजिटिव साइड के बारे में बात कर ले। बहुत टेक सेवी है, टेक्निकल बहुत है, क्रिएटिव बहुत है, राइट? एंड अगर मैंने बोला कि दे आर वेरी बोल्ड टू टेक स्टेप अगेंस्ट एनी आउटडेटेड नॉर्म्स, मतलब कि किसी भी सोशल कॉजेस के बारे में बहुत अवेयर हैं, उसके बारे में खुलकर बात करना जानते हैं, दैट इज समथिंग वेरी गुड। दे आर वेरी प्रेजेंटेबल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, राइट? आज के टाइम पे इफ यू सी आउट ऑफ 10
9 बच्चे ही ऐसे होंगे जो कि बहुत ही आउटशाइन करते हैं, 1% बच्चा ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं शाय है, अदरवाइज बिल्कुल दे नो हाउ टू कम्युनिकेट, दे नो हाउ टू टॉक, सही बात। किसी चीज को कैसे स्टार्ट करना है बहुत अच्छे से पता है, नॉलेज बहुत है, बट यही है कि ग्राउंडेड नहीं है एंड प्रॉपर गाइडेंस नहीं। तो अभी जो ये जनरेशन जो है इसको मतलब एक बेटर और पॉजिटिव साइड पे ले जाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें हटाएं और कौन कौन सी चीज़ें जोड़ें? सर कौन कौन सी चीज़ें अगर हटाएं, मैं तो कहूँगी कि स्क्रीन टाइम कम करिए बच्चों का, एक सही एज आने पर बच्चों को टेलीफोन स्क्रीन टाइम कम करने की जहाँ तक बात है तो आज की सारी पढ़ाई तो इस पे ही हो रही है। मतलब सोशल मीडिया अवॉइड करना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि उसी फ़ोन में पढ़ाई है और उसी टैब में पढ़ाई है और सोशल मीडिया भी वहाँ पे पूछना है। चाहूँगी, जो चीज़ें आप सोशल मीडिया या गूगल पे देखते हैं क्या वो किताबों में नहीं है? बिल्कुल है। So you are given तो- the answer. This is you will have to take a call कि बच्चे को रीडिंग हैबिट डेवलप करिए ना। किताब आपके टाइम पे आपने 10th 11th 12th आपने बीटेक वगैरह सब किया है, क्या इंटरनेट से किया या बुक से किया? It was fully dependent on the book. बुक्स। सो बुक से ब्यूटीफुल चीज़ कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हो बच्चों में रीडिंग हैबिट हो, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, आपको एज अ पेरेंट रोल मॉडल बनना पड़ेगा, उनके सामने बुक लेके बैठना पड़ेगा। अब ये तो गलत बात होगी ना कि बच्चे को तो बोल दिया किताब पढ़ो और आप फ़ोन चला रहे हो। हाँ। सो दिस इज, आप कहीं ना कहीं उसको रोल मॉडल बन करके उसको आप एनकरेज नहीं कर रहे हो रीडिंग के लिए। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो बुक्स में अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल व्हाई सही नॉट बात। बुक्स? एंड जो बुक्स, Why not books पे मैं कुछ बोलना चाहूँगा। जी सर। Why not books में ऐसा है कि अभी जैसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एट दिस वेरी पॉइंट ऑफ टाइम, तो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, मेरे पास अवेलेबल है मेरा आईपैड, तो मैं क्या करूँगा डायरेक्टली गूगल पे जाके सर्च कर लूँगा, तो मेरे लिए इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ईजिली सर अवेलेबल है। अभी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर एक एग्जाम्पल ले लें, आप जाइए आप चेक करिए, वो बच्चे वही हैं जो क्लियर वो कर वही रहे हैं, बुक से जो पढ़ रहे 6 महीने से उन्होंने फोन छुआ भी नहीं होगा। क्या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही? वो लाइब्रेरी में बैठते हैं। हैं। बिल्कुल सही बात। लाइब्रेरी में अगर आप बैठ गए तो आपको किसी गूगल की जरूरत नहीं। सो गो फॉर बुक्स, गो फॉर गुड ठीक है। लाइब्रेरी, सर्च अ गुड लाइब्रेरी, मेक अ गुड लाइब्रेरी फॉर योर चाइल्ड। मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आप एफर्ट लगाओ। यस, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूज फोन, अदरवाइज इफ इट इज नॉट, एंड बिलीव मी सर, ये आप भी करते होगे, मैं भी करते हैं, हम सर्च एक चीज करने जाते हैं और उसके बाद कब 10-15 मिनट कहीं और वेस्ट कर जाते हैं, हाँ, सोशल हमें मीडिया पता पे नहीं चलता। वो तो आज तो बहुत ही कॉमन है। ये कॉमन है, तो ये तो बच्चे भी कर रहे हैं। तो हमारे टाइम पे एक डायरी हुआ करती थी, एल्मेनाक जिसको बोलते थे, almanac। जिसमें सारी चीजें स्कूल से हम खुद नोट डाउन करके लाते थे। सही बात है। सो ये कल्चर तो कहीं चला गया, ये है नहीं आज के नहीं है, राइट? स्कूल में पेरेंट्स लिख के देते थे कंप्लेन, एग्जैक्टली, हम पेरेंट्स को कुछ लिखना होता तो उस डायरी में होता था। सो वो राइटिंग हैबिट्स को भी डेवलप करता था। तो ये बात। सारी चीजें बेसिक्स हैं, वो हम मिसिंग हैं। अभी आप इस चीज को कैसे लेती हो कि मैंने बहुत लोगों को देखा है ये करते हुए कि बच्चा अगर रो रहा है, मतलब ऐसा बच्चा है जो 2-3 साल का या 1 साल का रो रहा है, तो उनको फोन पकड़ा दिया पेरेंट्स है और वो फोन लेते ही शांत हो जाता है और फोन हटाते ही फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो ये क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है? इससे क्या आगे प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा कुछ एनालिसिस आपके पास? बिल्कुल है। आप जब बच्चा रोता है, अभी रिसेंटली मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आई वाज ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, देयर वाज अ वेरी यंग मदर, 6 महीने का बच्चा होगा गोद में, और सिंस मेट्रो के अंदर बड़ा सफोकेटिंग एनवायरनमेंट था तो बच्चा थोड़ा सा रोने लग गया। जो सहयात्री थे वो भी अनकंफर्टेबल हो, चुप कराओ चुप कराओ। सो मदर ने कह के एक फीड की बोतल निकाली और बच्चे को दिया। चलो मना कर, नहीं पीना, ठीक है। फिर मदर ने कह के फोन निकाला, एंड देन शी गिव द फीड। बच्चे ने 10 मिनट में फीड खत्म किया और वो सो गया। आई एम 100% श्योर कुछ सालों के बाद यही मदर बोलेगी, पता नहीं इसको फोन देखने की आदत कहाँ से हो गई। तो कुछ समय के लिए तो ठीक है, आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर ले जाते हो, बट एक लॉन्ग रन में आप देखोगे तो आपने कहीं ना कहीं बच्चे की जो इमोशनल एक जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, उसको हैंडल करने की जो कैपेसिटी थी वो बच्चे की खत्म कर दी आपने, करेक्ट? उसके अलावा जब आप कोई भी विजुअल्स बच्चे को दिखाते हो तो
आप देखना बच्चे की मेंटल फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है, मैंने ये सुना है कि स्पैन खत्म हो जाता है। मैंने सुना है कि ऐसा कुछ यूट्यूब चैनल्स भी है जो कुछ एडिक्टिव वीडियोस बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर्स, जो बच्चे उसको हटाने से फिर रोने से लग जाते हैं। एग्जैक्टली आप कभी भी किसी भी कार्टून जो सीरीज होते हैं ना, आप उनको देखना, ये मैं नहीं, ये रिसर्च कहता है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक जो कंसंट्रेशन स्पैन होता है ना, वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होता किसी भी चीज़ पे। अब हम 15 मिनट बच्चे को बुक्स तो नहीं पढ़ा पाते, लेकिन 2 घंटे बच्चा कार्टून देख लेता है। बिल्कुल ठीक है, जो जस्ट गो एंड वॉच, आफ्टर एवरी 15 मिनट दे चेंज द एपिसोड्स। अच्छा, द वे द कलर्स जो वो यूज करते हैं ना, वो सब चीज़ों बच्चे का अपने तरफ एडिक्टिव रखने के लिए वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर एक कार्टून सीरीज बनती है। तो दे डूइंग इट, तो बच्चा उस चीज़ को 2 घंटे देख लेता है। ये तो मैंने सुना था, बट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं था कि इतना डिटेल्ड वे में वो काम करता है। वो एक पूरा रिसर्च है। अच्छा। उसके बाद वो चीज़ें डिज़ाइन होती है, और तभी बच्चा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप कार्टून दिखा लो, वो हिलेगा भी नहीं। सोशल मीडिया को लेकर के जो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह है, यूट्यूब है, तो डिफरेंट मतलब तरीके हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फीड करने के। ठीक है, जैसे आप सोशल मीडिया पे जब आप इंस्टाग्राम की बात करो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आपको क्या देखना है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे चलो सर्च किया तो वही दिखेगा। ठीक है, आप सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट देखती हो पेरेंट्स की लाइफ में और एक बच्चे की लाइफ? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने सर। अगर मतलब मैं अगर इसको ऐसे भी देखूं कि स्टेटस के टर्म्स में, साइकोलॉजिकली फिट होने के टर्म्स में, डिप्रेशन वाले साइड को लेकर के, तो मैं इन सब डायरेक्शंस में इसका आंसर थोड़ा जानना चाहूँ। सर सोशल मीडिया अगर मैं पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखूं और बच्चे के पर्सपेक्टिव से भी देखूं, सो दोनों को ही वो कोई यूज़ नहीं दे रहा है। दोनों के लिए एक टर्म यूज़ होता है, डोपामाइन ड्रिवन एक्टिविटी, जो कि थोड़े देर के लिए आपको फन दे रहा है, करेक्ट। एंड पेरेंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो हर चीज़ को एक स्टेटस, एक उस पर जोड़ करके कि एक गुड परफेक्ट पेरेंटिंग के हर फोटो पेस्ट करते हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया में, और बच्चों पे भी उसका बहुत बुरा असर है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे, आप उसकी हिस्ट्री भी जा करके चेक नहीं कर सकते। इवन इफ़ यू सी नाउ डेज चिल्ड्रन हु आर एट द एज विद टीनेजर्स जो हैं वो डिस्कॉर्ड या फिर स्नैपचैट पे चैट करते हैं। यू नो द रीजन वाई? क्या डिस्कॉर्ड कुछ नया ऐप है, क्योंकि हम बच्चों से सुनते हैं ना, ये एक ऐसा ऐप है जिसको एक बार चैट आपने पढ़ लिया तो वो डिलीट हो गई। अच्छा, सो दे यूज। मैंने पर्सनली स्नैपचैट डाउनलोड करने की कोशिश की थी, मुझे चलाने ही नहीं आया, तो मैंने फिर डिलीट कर दिया। सिर्फ एक फिल्टर कैमरा, एक ऐप नहीं है जहाँ पर आप फिल्टर लगा के फोटो क्लिक कर सकते हो। बच्चे उसको यूज करते हैं चैटिंग के लिए कि वंस द चैट इज सीन that is permanently deleted. You cannot have a control over that कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। अभी recently, I would not take the name, but एक बहुत ही बड़ी कंपनी के CEO ने पोस्ट किया कि मैं पेरेंटिंग पॉइंट से बात कर रही हूँ कि in future I will not travel in business class with my child. Now tell me, अगर आप इकोनॉमी में भी चलते हो तो बच्चे को लाइफ की हार्डशिप सिखाने के लिए इंडिया का कितना % बच्चा है जो इकोनॉमी क्लास में चल रहा है? So, ये सब चीजें हैं। That is not going to create any difference, I guess. Exactly. आप उसके लिए कोई डिफरेंस, लेकिन आपने क्या मैसेज देना चाहा पेरेंट्स को? अब इसमें 2 तरीके के थॉट प्रोसेस वाले लोग होंगे। एक जो कहेंगे कि दैट इज समथिंग वेरी गुड, वाओ, बट एक पेरेंट उसमें एक ऐसा सेट होगा जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो हम क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं, और क्यों? अगर मुझे अपने बच्चे को हार्डशिप सिखाना है तो व्हाई आई नीड टू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया? मुझे सिखाने के लिए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। हार्डशिप की आप बिजनेस क्लास से इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो दिस इज नॉट अ हार्डशिप, आई गेस। एग्जैक्टली, बट आज भी बहुत से ऐसे अर्बन एरियाज हैं जिनको शायद प्लेन इकोनॉमी क्लास में भी कभी नहीं बैठे होंगे सर। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और बिहार में जब एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखता है तो अभी भी लोग बच्चे पीछे दौड़ रहे होते हैं, पीछे भागते हैं। करेक्ट, तो उनकी उन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ हैं। आप क्या दिखाना चाहते हो सोशल मीडिया में ये पोस्ट करके? मतलब मुझे नहीं समझ में आया। सो सॉरी, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी अपने ही दायरे में हो, राइट, तो वो ज़्यादा बेहतर है।
तो हमने बहुत सारे सवाल पूछे आपसे और मैं जाते जाते एक दो क्वेश्चंस और पूछना चाहता हूँ। मैम, हमने जो ये पूरी डिस्कशन करी है पेरेंटिंग को लेकर के, जेन ज़ी के बिहेवियर को लेकर के, जो ग्रोइंग चाइल्ड है आपके स्कूल में जो आते हैं उनके ग्रोथ को लेकर के, तो ये अगर मैं कंट्री लेवल पे देखूं, पूरे इंटायर नेशन के लेवल पे देखूं, तो इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर कंट्री? और ये कैसे इम्पैक्ट करने वाला है आगे चल के? क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है? तो इसके ऊपर थोड़ा आप प्रकाश डालें। एब्सोल्युटली फर्क पड़ता है। किसी भी कंट्री का जो स्ट्रेंथ है उसकी सिर्फ इकोनॉमी नहीं होती है, उसके जो सिटीजन्स होते हैं उसकी फैमिली एंड हेल्थ, जो वेलबींग है ना, वो बहुत मैटर करता है। अभी आप देखो, अगर मैं बात करूँ कि पूरे वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, डू यू नो दैट? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। सो क्या उसकी जीडीपी या उसकी इकोनॉमी बेस्ट है? बट उसके जो, अगर आप उसका प्रोसेस देखोगे तो फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बेस्ट है, राइट? उनका जो वर्क कल्चर है ना वो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड बेस्ट है। एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सिखाते हैं लोगों को, राइट? उनका जो हम अभी डिस्कशन कर रहे थे ना, सोशल मीडिया, उस पर एक बहुत अच्छा कंट्रोल्ड एंड सारी चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से दे आर कंसिडर्ड टू बी दी हैप्पीएस्ट कंट्री ऑल अक्रॉस ग्लोब, करेक्ट? सो मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे तो वो सिर्फ इकोनॉमी नहीं, हेल्दी होम मेक्स अ हेल्दी नेशन। सही बात है। और मुझे पर्सनली ये ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मतलब अगर हमारी कंट्री भारत को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हमारी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो उस लेवल पे नहीं है जितना होना चाहिए। तो हम लोगों को एज एन इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा, हर एक लेवल पे काम करना पड़ेगा। सो इवन अगर आप पिछला डेटा उठा करके देखें, रिसर्च देखें, पढ़ें उसको, सो बाहर की कंट्रीज़ में जो बेस्ट सीईओज हैं, बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट इंजीनियर्स हैं, वो इंडिया से होते थे। बट अभी क्या है, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाउडेज इफ यू सी, सोशल मीडिया ने इतना इम्पैक्ट बना लिया है कि एवरीबडी वांट्स टू बिकम इन्फ्लुएंसर, राइट? अभी आप मुझे बताओ, इफ़ यू आर नॉट रिलेटेड टू हेल्थ इंडस्ट्री, आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को? इफ़ यू आर नॉट रिलेटेड टू ड्रामा इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, तो व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंसर का मतलब यही होता है कि अगर मैंने आपको अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, तभी तो मैं इन्फ्लुएंसर हुई ना। बट आज के टाइम पे हर कोई कैमरा लेकर लगा पड़ा है, मैं ये कर रहा हूँ, अब अभी आप एक वो बनाओ कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, व्हाई एम आई बॉदर्ड? सो पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम वॉचिंग नथिंग। सो सॉरी, मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों पर बहुत कंट्रोल होना ज़रूरी है, तभी आप एक हेल्दी नेशन, एक प्रोडक्टिव नेशन बना पाओ। बिल्कुल सही बात है। अभी ये सारी बातें हमने करी तो डिफरेंट जो जनरेशन से, जो आजकल के बच्चों के पेरेंट्स वाला जनरेशन है, जो अभी ग्रोइंग एज में, लाइक जो 5-6 ईयर्स के हैं, 7 ईयर्स के हैं, बिलो 10 वाले, तो मैं चाहूँगा कि आप ये डिफरेंट लेवल्स पे ना आप कुछ अपना मैसेज दो जिनसे इनकी साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो जाए, ओवरऑल जीवन जीने का जो नज़रिया है वो थोड़ा बेटर हो जाए। सो मेरा मानना है कि जितने छोटे बच्चे हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, करेक्ट? एक रूटीन बनाइए कि आपको सुबह उठना है, मुझे भी सुबह उठना है। तो जब तक आप अपने बच्चे के लिए एक एग्जाम्पल नहीं सेट करोगे, दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि वाई वेकिंग अप अर्ली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई स्लीपिंग एट करेक्ट टाइम इन दी इवनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए, वैल्यू सिखाइए, संस्कार सिखाइए, राइट? आपके बिना कहे लोगों को नमस्ते करना, हेलो करना, पैर छूना, ये हमारे संस्कार है, वो दीजिए। सो पेरेंटिंग में बहुत बार पेरेंट हमसे पूछते हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा है, देयर इज नो चाइल्ड कॉल्ड बैड चाइल्ड, राइट? वो हम और आपकी पर्सपेक्शन है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। सो जब हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक पर बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं, लेट्स से इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ good plate of pav bhaji, so you want 2 things, first is ingredient and second is process of cooking, तभी आपको एक अच्छा plate of pav bhaji मिलेगा, राइट? So यहाँ पर बच्चे का जो
एक कैरेक्टर होता है, एक पर्सनालिटी होता है, वो भी 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स को जीन्स और प्रोसेस को अपब्रिंगिंग बोलती हूँ, करेक्ट। तो आप किसी भी बच्चे को अगर हम अच्छी अपब्रिंगिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अपने अंदर भी बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे, एक सेट पैटर्न बनाना पड़ेगा, एक बाउंड्री सेट करके बच्चे को देना पड़ेगा। फ्रीडम एंड एंटाइटलमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो बच्चे को सिखाना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप लाइफ में कुछ भी करें, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप कुछ भी बने, उसके पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग ज़रूर बने। तो वो घर से ही शुरू होगा, वो आप एज ए पेरेंट सिखाओगे। तो इन सब चीज़ों पर पेरेंट को मुझे लगता है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटिव टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ शुरू करें। और बच्चों के लिए क्या सजेशन? अपने माँ बाप की बात को माने, राइट। आपके और गुरु, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि माँ बाप की बात वो मान ले, तो उसके लिए तो आपको बच्चे के साथ में बैठ करके सिखाना पड़ेगा। अब लेट्स से मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम चाहते हैं कि बच्चा खाना खाते वक्त फ़ोन ना देखे, टीवी ना देखे, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को 1-2 दिन मना करते हैं, बट बच्चा नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानता है? क्योंकि वो हमको भी देख रहा है खाना खाते वक्त फ़ोन चलाते, टीवी देख। सो कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा। सो जब जिस दिन आप उस कल्चर को बिल्ड कर दोगे ना, वो बच्चा आपको कभी ना नहीं बोलेगा। Okay, so set pattern के साथ में I'll give you one example. One child said one day कि I want to become a footballer. Now the parents were very panicked कि मैम इसको पढ़ाई छोड़ करके फुटबॉलर बनना है। I said it's okay, fine. मैं आपको एज ए आउट ऑफ द कैमरा मैं ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो मैंने उस बच्चे को बोला, आपको पता है कि एक फुटबॉलर बनने के लिए आपको एक डिसिप्लिन रोल फॉलो करना पड़ेगा, एक रूटीन होगा, एक टाइम टेबल। He said मैं कर लूँगा। मैंने कहा आप पता है कि जो एक प्लेयर होता है वो एक ही तरीके का खाना डेली खाते हैं। तो कहता मैं खा लूँगा। मैंने कहा चलो मैं आपसे पूछती हूँ, आपको आपकी फेवरेट दाल क्या है? कहती मूंग की दाल। तो मैंने कहा क्या 1 हफ्ते खा लोगे? कहता हाँ। मैंने कहा अगर आपने 1 हफ्ते मूंग की दाल खा लिया ना, तो मैं आपके फादर को कन्विंस करूँगी कि आपको किसी फुटबॉल एकेडमी में डालें। नाउ द फादर सेड ठीक है, अगर तुम 1 हफ्ते खाओगे ना, मैं भी खाऊंगा। 3 दिन बाद पिताजी का भी भूत उतर गया और बच्चे का भी भूत उतर गया। सो ऐसे में आप बच्चे को कैसे काउंसिल करोगे, कैसे सिखाओगे? आपको भी तो कहीं ना कहीं रोल मॉडल बनना पड़ेगा ना। 7 डे वो छोड़ देता, आप तो करते रहते, तब तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को सिखा पाते हैं, उसके बाद वो भूत उतर गया। सो एवरीथिंग रिक्वायर्स डिसिप्लिन, रूटीन। जब तक वो नहीं होगा, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कंसिस्टेंसी आपको पेरेंटिंग में भी दिखानी पड़ेगी और बच्चों को भी दिखानी पड़ेगी। इसलिए जहाँ तक आदत वाली बात आपने बोली, जैसे हम फिटनेस की बात करते हैं, मैं काफ़ी लंबे टाइम से फिटनेस कर रहा हूँ, तो मुझे लगभग 5 साल से याद है कि मैंने, और शायद और ज़्यादा 10 साल से ऐसा है कि वही अंडा चावल, वे प्रोटीन, आलू की सब्ज़ी खाता आ रहा हूँ। दुनिया इधर से उधर हो गई, मैंने हमेशा वही खाया है। ठीक है, अभी भी कुछ भूख लगती है, तुरंत से वही अंडा चावल और आलू की सब्ज़ी रेडी रहती है। तो ऑल द टाइम यही है। तो जब तक अगर मैं इस पर स्टिक रहता हूँ तो मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं। अगर मैं इससे डेविएट करता हूँ, थोड़ा बहुत भी कभी अगर कर लिया, तो मेरे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। तो मैम ने सही कहा कि आपको सेट रूल्स पे चलना पड़ता है अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है। अच्छा, आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। आप 1 महीने अलार्म लगा के उठो, और 1 महीने बाद क्या होता है? सो इट मीन्स ब्रेन हैज ट्रेन योरसेल्फ कि 5 बजे उठना है, करेक्ट। सो ब्रेन को ट्रेन करना बहुत आसान है। किसी भी हैबिट को बिल्ड करने में 21 दिन का समय लगता है, करेक्ट। सो गुड हैबिट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में, 3 दिन में हो जाएगा। आप 1 महीने फॉलो करो, 2 महीने फॉलो करो, 3 महीने से अपने आप देखने लग जाओगे कि बच्चा वही काम डेली करने लग जाता है, उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाता है। जहाँ तक आपने अलार्म की बात करी तो मैं अपना पर्सनल बता दूँ, आज तक मैंने अलार्म लगाया है जब भी, तो मैं अलार्म से पहले ही उठ गया हूँ। पता नहीं ये कैसे होता है, मुझे पता नहीं। आपने अपना बायोलॉजिकल क्लॉक फिट कर लिया। आई टेक यूएस बैचेस, सो आई गेट अप 4 in the morning। अब वो अगर उनका टाइम जोन चेंज भी हो जाता है तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कितना भी लेट सोऊं, कितना भी कुछ भी कर लूँ, मेरी नींद 4 बजे खुल जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन ने ट्रेन कर लिया 4 बजे, और मैं इतनी एक्टिव होती हूँ उस समय क्योंकि मुझे उठ के पढ़ाना होता है। तो वो हैबिट ऐसी हो गई है
कि मैं अपने आप बहुत एक्टिव होती हूँ 4 साढ़े 4 बजे, लेकिन उसके लिए मैंने अपने घर का भी वो डिसिप्लिन बनाया हुआ है कि रात को 9 बजे सो जाना है, 9 साढ़े 9 बजे एंड 4 बजे उठना है। तो वो मैं ही नहीं, सब पूरे follow घर करते हैं। फॉलो करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज वर्षा मैम विद मी। और जैसे कि मैंने देखा कि कैसे इनके यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बिहेवियर। ये पेरेंटिंग सिखाती हैं पेरेंट्स को। तो आपको भी ऐसा कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप ज़ीरो डो जिम के ऊपर जो 3rd फ्लोर है वहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हो। बहुत जल्दी ओपन होने वाला है एंड आई गेस कि ये एक बहुत फैंटास्टिक कंट्रीब्यूशन है टू द सोसाइटी बाय वर्षा मैम। थैंक यू सो मच। आप कोई क्लोजिंग लाइन बोलना चाहो लोगों सो के लिए? मैं सभी पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, उनको प्यार करिए, उनको दूसरों को रिस्पेक्ट करना सिखाइए, और सबसे बड़ी बात है अपने बच्चे को गुड ह्यूमन बीइंग बनाइए, अपने बच्चे को एम्पैथी सिखाइए कि दूसरों के लिए उनकी नज़र में एम्पैथी होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, अपने काम को रिस्पेक्ट करना सिखाइए, दूसरों के काम को रिस्पेक्ट करना सिखाइए। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू। थैंक यू सो मच।